हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज क्रेव। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस प्रेपरेशन फॉर सीटेट पेपर 2। जो लोग फर्स्ट टाइम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि जो साइंस का टोटल वेटेज है 30 मार्क्स का रहता है, जिसमें से 20 मार्क्स फैक्चुअल क्वेश्चंस के हैं एंड 10 पैडागोजिकल इशू से रिलेटेड हैं। सो पहले हम 20 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, देन पैडागोजिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले साइंस का सिलेबस देख लेते हैं, जिससे हमें हेल्प रहेगी कि अपने टारगेट को कैसे अचीव करना है। साइंस का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी की बुक से ही है सारा, जैसे कि फूड, मटेरियल्स, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फिनोमिनन एंड नेचुरल सोर्सेज। तो हम भी क्या करेंगे, इन सारे टॉपिक को कवर करने के लिए एनसीईआरटी की बुक्स को ही फॉलो करेंगे। और अगर आप अपनी तरफ से भी प्रेपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करो। तो ये कंप्लीट सिलेबस है, आपको इसके अकॉर्डिंग ही स्टडी करना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है फूड। जैसे कि आप सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो लिविंग के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, फूड पे डिपेंड करते हैं। हमें किसी भी टाइप का वर्क करना हो, इवन इन स्लीपिंग वी नीड एनर्जी, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में। ओके, तो सबसे पहले क्या आ जाता है? सोर्सेज ऑफ फूड, कि फूड के कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से हमें फूड मिलता है। तो नॉर्मली आपको पता ही है कि जो सोर्सेज हैं वो कौन से हैं? प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज, ये टू मेन टाइप के सोर्सेज हैं। प्लांट सोर्सेज की बात करें तो प्लांट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइस, वीट, सीरियल्स, मतलब जितने भी टाइप के हम घर में दालें खा रहे हैं या और टाइप का गेहूँ अनाज खा रहे हैं, ठीक है, वो सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, वो सारे कहाँ से मिल रहे हैं? हमें प्लांट से मिल रहे हैं। और एनिमल सोर्सेज की बात करें तो जितने भी टाइप के मीट हैं, चिकन हो गया, एग हो गया, या मिल्क, पनीर, दही, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं? एनिमल सोर्सेज से मिल रहे हैं। ओके, मतलब जो डाइटरी फूड है वो भी कहाँ से मिल रहा है? एनिमल सोर्स से मिल रहा है। और जितने टाइप के मीट हैं वो भी कहाँ से मिल रहे हैं? एनिमल सोर्सेज से मिल रहे हैं। तो ये क्या है? ये है सोर्सेज ऑफ फूड मेन टाइप के, जिसमें प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज आ गए। अब इसके अलावा अगर बात करें तो क्या इनके अलावा भी और सोर्सेज हैं? तो इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि फंगी भी एक टाइप का क्या है? फूड सोर्स है। कैसे? फंगी में क्या आ गया? मशरूम है, जैसे फॉर एग्जांपल मशरूम हम घर पे यूज़ करते हैं सब्जी के लिए, तो वो क्या एक टाइप की फंगी है। और इसके अलावा ब्लू अलगाई एंड ग्रीन अलगाई क्या है? ये भी एक टाइप के फंगी है, जिसका मैक्सिमम यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? मेडिसिन्स में करते हैं। तो ये क्या आ गए? सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज एंड फंगी सोर्सेज। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मतलब क्या किया, हम फूड खा रहे हैं, किसी भी टाइप का होगा, वो वेजिटेरियन होगा, नॉन वेजिटेरियन होगा, या फिर फ्रूट्स होंगे, नट्स होंगे। तो उस फूड से हमें क्या मिल रहा है? कुछ कंपोनेंट्स मिलते हैं, जो किस फॉर्म में है? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में मिल सकता है, प्रोटीन की फॉर्म में, फैट्स की फॉर्म में, विटामिन्स की फॉर्म में, या मिनरल्स की फॉर्म में। मतलब हमारी बॉडी के लिए ये सारे ही कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें क्या चाहिए? एक हेल्दी बॉडी एंड साउंड माइंड चाहिए। तो एक बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, जो क्या है हमें डिफरेंट टाइप के फूड से मिलते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि हम एक ही कोई टाइप का फूड खा रहे हैं, उसमें क्या हो, ये अलग अलग कंपोनेंट्स हो, बट क्या डिफरेंट रेशियो में। ओके, जैसे किसी में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होगा बट उसी फूड में क्या होगा? फैट भी होगा बट कम मात्रा में। तो ये क्या आ गए? कंपोनेंट्स। इसके अलावा बैलेंस डाइट में और क्या चीज़ें होनी चाहिए? डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। जैसे हमें पता है कि हमारा जो बॉडी है वो 70% वाटर से बना है, तो वाटर भी बहुत असेंशियल है हमारी हेल्दी बॉडी के लिए। और जो डाइटरी फाइबर्स हैं उनको और क्या बोलते हैं? रफेज बोलते हैं, जो कहाँ से मिलते हैं? मेनली हमें होल ग्रेन से, पल्सेस से, या फ्रूट या वेजिटेबल्स हैं उनसे ये फाइबर्स मिलते हैं। इन फाइबर्स का क्या काम होता है? इन फाइबर्स का काम है कि जो हमारी बॉडी है वो क्या निकाल सके? अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल सके। ये किसका काम है? फाइबर्स का। ओके, तो ये हो गए कंपोनेंट्स। अब इनको डिटेल में देख लेते हैं। पहले आ गया कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स क्या हैं? ये एनर्जी गिविंग फूड हैं,
क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग क्या हैं, लो इन एनर्जी फील कर रहे हैं तो इंस्टेंटली हम कैसा फूड ले सकते हैं, जो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट हो, जिससे क्या मिलेगा, हमें इमीडिएटली एनर्जी मिलेगी। इसीलिए इस टाइप के फूड्स को क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज के आगे वीट, राइस, बाजरा, मेज़े, मैंगो, मेलन, पपाया, शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सारे ही कैसे सोर्सेज हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं। जैसे क्या हो गया, आलू बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, उसके अलावा क्या आ गया, मैंगो बहुत अच्छा सोर्स है। और अगर सोर्सेज ऑफ फैट्स की बात करें तो जितने भी टाइप के क्या हैं, नट्स हैं, ग्राउंड नट्स हो गए, जैसे तिल हो गया, या जितने भी टाइप के मीट हैं, एग्स, फिश होगी, इसके अलावा घी का यूज़ करते हैं, तेल का यूज़ करते हैं, ये सारे किसके सोर्सेज हैं, फैट के सोर्सेज हैं। ओके, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप क्या करो, थोड़ा लो एनर्जी फील करो, तो कैसा फूड खाना है आपको, जो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं, क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, प्रोटीन की ज़रूरत हमें किस लिए पड़ती है, फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ओके, इसलिए इनको किस टाइप के फूड बोलते हैं हम, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ओके, अगर सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स क्या हैं, जितने भी टाइप की दालें हैं वो सारे क्या हैं, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स हैं। जैसे मूंग दाल होगा, चना दाल, तूर दाल, या बीन्स हैं, जो जितने भी टाइप के, मटर है, मीट है, फ़िश है, पनीर, एग्स, ये सारे ही बहुत अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के। ओके, अब जैसे हमने क्या देखा कि जो मीट है, फ़िश है, एग, ये क्या है, सोर्सेज ऑफ फैट भी हैं, साथ में सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स भी हैं। मतलब एक ही टाइप का फूड हम खा रहे हैं अगर, तो उससे हमें क्या मिल रहा है, फैट भी मिल रहा है, साथ में प्रोटीन भी मिल रहा है। ओके, बट क्या है, प्रोटीन की मात्रा किसी में ज़्यादा होगी तो दूसरे में फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होगी। गॉट इट। तो प्रोटीन्स क्या हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स कैसे हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ गए विटामिन्स। अब हम सबको पता है कि विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। ठीक है, और क्या करते हैं, साथ में हमारी आइज़, बोन्स, टीथ और गम्स को हेल्दी रखने में हेल्पफुल हैं। तो जो मेन टाइप के विटामिन्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी। अगर विटामिन ए की बात करें तो ये स्किन एंड आइज़ के लिए, हमारी आँखों के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी की बात करें तो ये क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। अगर विटामिन डी की बात करें तो ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है उसका यूज़ करता है फॉर बोन्स एंड टीथ के लिए। ओके, अब क्या है, सोर्सेज ऑफ विटामिन ए कौन से हैं, पपाया, कैरेट एंड मैंगो, ये क्या हो गए, कुछ सोर्सेज हैं विटामिन ए के। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं विटामिन ए के। तो जैसे आपने क्या देखा होगा कि हमारे स्किन प्रोडक्ट्स में हम क्या करते हैं, पपाया का यूज़ किया होता है। वो किस लिए, क्योंकि पपाया बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए। इसके अलावा अगर आपकी आइज़ क्या हो, वीक हो रही हो, तो आपको क्या बोला जाता है कि आप गाजर खाएं, क्यों, क्योंकि वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, जो कि हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा है। अब इसके बाद क्या आ गया, सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी के कौन से सोर्सेज हैं, वीट हो गया, राइस एंड लिवर, ये क्या है, सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, आप सबको पता है कि जितने भी टाइप के सिट्रस फूड्स हैं वो सारे ही बहुत अच्छे सोर्स हैं विटामिन सी के। इनमें क्या क्या चीज़ें आ गई, जैसे ऑरेंज आ गया, टोमेटो आ गया, गुआवा आ गया, ग्रीन चिली आ गई, लेमन, आंवला, ये सारे क्या हैं, विटामिन सी के सोर्सेज हैं। इसके अलावा आंवला विटामिन ए का भी बहुत अच्छा सोर्स है हमारी आँखों के लिए, और हमारी इम्यूनिटी के लिए जो आंवला है वो बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद आ गया सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। एक तो आपको पता है कि आपको सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, बट अगर फूड की बात करें तो फ़िश, एग, लिवर जैसे फूड हो गए, इनसे क्या मिलता है, हमें विटामिन डी मिलता है। अब इन विटामिन के अलावा विटामिन के भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि ये हेल्प करता है किसके लिए, कि जैसे कोगुलेशन के, ब्लड कोगुलेशन के लिए ये हेल्पफुल है हमारी बॉडी के लिए। और विटामिन के की बात करें तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन के का। तो विटामिन के भी आपको याद रखना है कि किसके लिए हेल्प करता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए हेल्पफुल है, एंड कहाँ से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है। ये हो गए विटामिन। अब नेक्स्ट क्या आ गया,
सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। अभी तक हमने क्या देखा कि सोर्सेज ऑफ विटामिन्स कौन से हैं। अब देखेंगे सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। जो मेन मिनरल्स की बात करें तो आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम मेन मिनरल्स हैं हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरी हैं। पहले आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का हम सबको पता है कि सॉल्ट जो है वो बहुत अच्छा और सस्ता सोर्स है आयोडीन का। इसके अलावा आयोडीन और कहाँ से मिलता है? अदरक से मिलता है, फ़िश से मिलता है और पालक से मिलता है। अगर फॉस्फोरस की बात करें तो मिल्क, बनाना एंड राइस क्या है, बहुत अच्छे सोर्स हैं फॉस्फोरस के। और बनाना जो है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है। आयरन की बात करें, अब हमें पता है कि आयरन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे क्या है, खून की कमी नहीं होती है। जैसे हम छोटे बच्चों को या हम ही जब छोटे थे तो हमें क्या दिया जाता था, वो रेड कलर की टैबलेट्स दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता था कि अगर आप क्या कर सकते हो, आप फूड भी नहीं खा रहे हो आयरन रिच, तो वो टैबलेट्स क्या करेंगी, आपकी आयरन की कमी को दूर करेंगी। अगर फूड्स में बात करें तो एप्पल क्या है, बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का। इसके अलावा जो पियर हो गया, नाशपाती हो गई, पालक हो गया, लिवर हो गया, ये भी क्या है, बहुत अच्छे सोर्स हैं आयरन के। और अगर इसके अलावा बात करें कि जितने टाइप की ग्रीन वेजिटेबल्स हैं इनसे भी हमें क्या मिलता है, आयरन मिलता है। बट पालक क्या है, या इसके अलावा साग हम खाते हैं उसमें भी क्या है, आयरन होता है। इसके बाद आ गया कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से मिलता है हमें? मिल्क से मिलेगा, एग से मिलेगा। ओके, कैल्शियम किस लिए हेल्पफुल है? हमारी हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। तो ये क्या आ गए, सोर्सेज ऑफ मिनरल्स आ गए। नेक्स्ट क्या है, अब अगर इन सब विटामिन्स या मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी किस तरह अफेक्ट करती है, कौन सा रोग हमें लग जाता है, वो सब पढ़ लेते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो बच्चों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, या आयरन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, या इसके उल्टा भी पूछ सकते हैं कि अनीमिया जैसे है वो किसकी वजह से हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले आ गया विटामिन ए। विटामिन ए की वजह से क्या हो सकता है, लॉस ऑफ विज़न। मतलब क्या है, हमें देखने में परेशानी होगी या हमें धुंधला दिखेगा। ओके, या क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब दिन को हमें अच्छे से दिखेगा बट रात के टाइम हमें बिल्कुल नहीं दिखेगा। ओके, हम ब्लाइंड हो जाएंगे, जिसको हम रतौंधी रोग भी बोलते हैं। मतलब वो किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की वजह से। तो अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम दिख रहे हैं तो आपको कैसा फूड लेना है, विटामिन ए रिच फूड लेना है। उसके बाद आ गया विटामिन बी। विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। बी से याद रखना है, बेरी बेरी। मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या चीज़ होती है, वीक मसल्स हो जाएंगी, या बहुत हम कुछ काम करने जा रहे हैं और हमें क्या फील हो रहा है कि हमारी बॉडी बहुत लो फील कर रही है, हमें इतनी एनर्जी नहीं बची है कि हम कुछ काम कर सकें। तो वो किसकी कमी से हो सकता है, विटामिन बी की कमी से। उसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी की बात करें तो सी से याद रखना, स्कर्वी रोग होता है। मतलब क्या होगा, जैसे किसी के गम्स ब्लीड कर रहे हैं तो उसमें किसकी कमी है, विटामिन सी की। या जैसे हमें पता है कि विटामिन सी क्या करता है, हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़, या हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। बट कुछ लोगों के जो घाव हैं वो भरने में बहुत लंबा टाइम लेते हैं, तो उनमें किसकी कमी हो सकती है, विटामिन सी की कमी। तो उनको कैसे फूड खाने हैं, सिट्रस फूड खाने हैं। उसके बाद आ गया विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, रिकेट्स। मतलब जो हमारी हड्डियां हैं वो कैसी हो जाएंगी, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी या मुड़ने लगेंगी। ओके, या ज़रा सी चोट लगने पे, गिरने से हमारी क्या हो सकती है, हड्डी टूट सकती है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो बोन्स में है वो विटामिन डी या कैल्शियम की कमी हो सकती है। विटामिन या डी या कैल्शियम दोनों ही किसके लिए ज़रूरी हैं, हमारी बोन्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। उसके बाद आता है आयोडीन। आयोडीन की कमी से हम सबको पता है कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग, जिसको गोइटर बोलते हैं। क्या होता है इसमें, जो नेक ग्लैंड्स हैं वो क्या हो जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं, या बच्चों में क्या आ जाती है, मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है। ओके, तो आयोडीन तो सबको पता ही है कि इससे क्या होता है, घेंगा रोग होता है। फिर आता है आयरन। आयरन की कमी से क्या होगा, अनीमिया होता है, मतलब आपको वीकनेस फील होगी, या क्या होगा, आपका खून की कमी हो जाएगी आप में। तो अब हम ये देख लिया हमने कि क्या, कौन से विटामिन से या कौन से मिनरल से कौन सा रोग होता है। हमें दोनों ही चीज़ें याद रखनी है कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है या कौन सा रोग
किस विटामिन या मिनरल की कमी से होता है, क्योंकि दोनों टाइप के क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्लीनिंग। अब पहले हमने क्या देखा कि सोर्सेज ऑफ फूड कौन से हैं, फिर उसके बाद क्या थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो थर्ड बात पार्ट है फूड चैप्टर का वो क्या है, क्लीनिंग ऑफ फूड। तो पहले हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ जो क्रॉप्स हैं वो कौन कौन से हैं। जो इंडिया में मेनली टाइप्स आते हैं वो कौन से हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स की बात करें अगर, तो ये क्रॉप जो हैं वो कब उगाई जाती हैं, रेनी सीज़न में उगाई जाती हैं, आपको याद रखना है। और इंडिया में जो रेनी सीज़न है वो कब होता है, जून टू सितंबर मंथ में होता है। ठीक है, अब आपने नोटिस किया होगा कि रेनी सीज़न में ज़्यादातर क्या उगाया जाता है, धान की फसल उगाई जाती है। इसके अलावा बारिश के सीज़न में हम क्या करते हैं, भुट्टा भी खाते हुए देखा होगा आपने सबको, या खुद भी खाया होगा मतलब। तो उस सीज़न में और क्या उगाया जाता है, मक्की की फसल उगाई जाती है। इसके अलावा क्या है, सोयाबीन्स, ग्राउंड नट्स, कॉटन, इन सब की खेती भी की जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम, खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं इनको। ओके, और ये कब होती हैं, रेनी सीज़न में होती हैं। फिर इस क्वेश्चन क्या आ सकता है कि खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, या रेनी सीज़न में कौन सी क्रॉप्स होती हैं, या जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो किस मंथ में उगाई जाती हैं। तो जून मंथ में उगाई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर मंथ में काटी जाती हैं। और कौन सी फसलें होती हैं ये भी आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि कुछ फसलें क्या होगी, खरीफ की होंगी और कुछ नहीं होंगी, तो आपको चूज़ करना है। तो वहाँ से आपको क्या याद रखना है कि रेनी सीज़न में कौन सी फसलें होती हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स की बात करें अगर, तो ये कब होती हैं, विंटर सीज़न में। ठीक है, खरीफ के बाद कौन सा सीज़न आता है, रबी क्रॉप्स का सीज़न, और कब होती हैं ये, विंटर सीज़न में होती हैं। ठीक है, और विंटर सीज़न कब होगा, अक्टूबर टू मार्च मंथ में। ठीक है, मतलब अक्टूबर में उगाई जाएंगी और मार्च मंथ में काटी जाती हैं। इनमें मेन जो आती है वो गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा देखी जाती है, और साथ में कौन सी होती है, मस्टर्ड, सरसों की। इसके अलावा क्या हो गया, चने और मटर भी उगाए जाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों फसलों के अलावा और क्या चीज़ आ जाती है, अ, अ, एक तो खरीफ उगाई जाती है रेनी सीज़न में, रबी कब उगाई जाती है, विंटर सीज़न में। इसके अलावा आ गया थर्ड टाइप का समर सीज़न में, जिसमें कुछ टाइप की दालें उगाई जाती हैं। ठीक है, बट मेन आपको क्या याद रखना है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। इनके जो अब कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, ये मंथ भी याद रखने हैं। और कौन कौन सी फसलें होती हैं ये भी याद रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ इससे पूछ ही लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि फूड को क्लीन कैसे करना है। एक तो फर्स्ट मेथड क्या आ गया, थ्रैशिंग। मतलब क्या है, जब हम फसल को खेत से काट रहे हैं तो उसको दानों से कैसे अलग करना है, और जो एक्स्ट्रा होता है अनवांटेड मटेरियल जैसे भूसा हो गया, स्टॉक हो गया, उससे कैसे अलग करना है। तो जैसे पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि ये ओल्ड मेथड है थ्रैशिंग का। ठीक है, नया मेथड क्या है कि थ्रेशर का यूज़ करते हैं, जिससे दाने अलग हो जाते हैं और जो स्टॉक है वो अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्या आ गया, विनोइंग। विनोइंग का यूज़ हम क्या करते हैं, विनोइंग का मेनली यूज़ किस लिए किया जाता है, हैवियर और लाइटर पार्टिकल्स हैं उनको अलग करने के लिए। कोई मिक्सचर है, उसमें कुछ हैवियर पार्टिकल हैं, कुछ लाइटर पार्टिकल हैं, अगर उनको अलग करना है कैसे, थ्रू ब्लोइंग एयर और विंड के द्वारा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, विनोइंग। जैसे यहाँ पिक्चर में क्या देख पा रहे हो आप कि ये जो औरत है ये क्या कर रही है, ऊपर से जो मिक्सचर है जिसमें हैवियर पार्टिकल्स भी हैं, लाइटर पार्टिकल्स भी हैं, उनको डाल रही है नीचे। तो जो हैवियर पार्टिकल हैं वो नीचे सेटल हो जा रहे हैं, और हवा की वजह से जो लाइटर पार्टिकल है वो उड़ के दूर चले जाते हैं। ठीक है, आप में से बहुतों ने ये घर पे भी नोटिस किया होगा। तो ये इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, विनोइंग बोलेंगे। उसके बाद आ गया सीविंग। जो सीविंग है, सीविंग में क्या चीज़ होगी, जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, होल से पास हो जाएंगे, और बिगर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर रह जाएंगी। जैसे क्या होता है कि घरों में अगर आप नया घर बना रहे हैं, सड़कें बनाते टाइम आपने कभी नोटिस किया होगा, जो रेत को पत्थरों से अलग करने के लिए एक सीव का यूज़ करते हैं, बड़ी सी छन्नी का यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, जो रेत पार्टिकल्स हैं वो नीचे आ जाते हैं, और जो पत्थर हैं वो ऊपर सीव पे रह जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीविंग। या घरों में जब आप आटा छानते हैं तब वो फाइन पार्टिकल्स हैं आटा के, वो नीचे आ जाते हैं, और जो अनवांटेड पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, ऊपर छन्नी पे रह जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सीविंग बोलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या आ गया, थ्रेशिंग देखा। थ्रेशिंग में क्या करेंगे हम, थ्रेशर का यूज़ करते हैं।
और ग्रीन पार्टिकल को स्टॉक से अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। विनोइंग में हम एक मिक्सचर है जिसमें हैवियर पार्टिकल्स भी हैं, लाइटर पार्टिकल्स भी हैं, उनको अलग करते हैं। और सीविंग में क्या है, जो फाइन पार्टिकल्स हैं या और बिगर इम्प्योरिटीज़ हैं उनको अलग किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या आता है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मेनली यूज़ आप सबको पता है क्यों करते हैं, क्योंकि जो लिक्विड है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें लिक्विड भी है और सॉलिड फॉर्म में इम्प्योरिटीज़ भी है, अगर उनको अलग करना है तो हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। और इसके लिए हम एक फ़नल के साथ फ़िल्टर पेपर यूज़ कर सकते हैं, या इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या हो गया, टी लीव्स को टी से अलग करना। उसके लिए हम एक छन्नी का यूज़ करते हैं, टी लीव्स जो सॉलिड फॉर्म में इम्प्योरिटीज़ हैं वो उस पर आ जाती हैं, और जो लिक्विड फॉर्म में टी है हमें जो हमें चाहिए लिक्विड, वो किस में आ जाएगा, कप में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोल लेंगे, फिल्ट्रेशन बोल लेंगे। इसी तरह अगर आपको और भी कोई ऐसा मिक्सचर अलग करना है तो आप क्या कर सकते हो, फिल्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप फिल्टर पेपर या किसी टाइप की छन्नी यूज़ कर सकते हो। ओके, अब उसके बाद क्या आ गया, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। पहले इवेपोरेशन की बात कर लें। इवेपोरेशन में क्या चीज़ होती है कि जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो क्या करता है, भाप बन के उठ जाएगा और क्या होगा, उसके वेपर्स बन जाएंगे। इस प्रोसेस को मतलब लिक्विड का गर्म होके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना क्या है, इवेपोरेशन। और कंडेंसेशन क्या है, जब वो वेपर्स एटमॉस्फेयर में जाके ठंडे हो जाते हैं, ओके, या ठंडे सरफेस पे जाके कूल डाउन हो जाएंगे तो क्या होगा, वो फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कंडेंसेशन में क्या हुआ, वेपर्स का और गैसेस का ठंडा होके फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना कंडेंसेशन हुआ। इवेपोरेशन क्या हुआ, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो जाना। तो इवेपोरेशन या कंडेंसेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर इवेपोरेशन आपको याद है तो मतलब कंडेंसेशन और आपको क्या करना है, उसका टोटल अपोजिट याद रखना है। इवेपोरेशन क्या हो गया, जैसे आप देख पा रहे हो पिक्चर में कि ये जो रिवर है यहाँ से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से। सनलाइट की वजह से ये गर्म हो रहा है और अब क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में जाके जब ठंडा होता है तो क्या होगा, ये जो वेपर्स हैं और ये गैसेस हैं ये कूल डाउन हो जाएंगे और फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनके क्लाउड बन जाएंगे। फिर जब ये क्लाउड बहुत हैवी हो जाते हैं तो ये क्या करेंगे, रेन या स्नो की फॉर्म में अर्थ पे आ जाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपको याद रखना है, इवेपोरेशन का सर्कल, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन किस तरह चलता है। ठीक है, इवेपोरेट हुआ वाटर, फिर कंडेंस हुआ, फिर प्रेसिपिटेट हुआ और फिर से रिवर में आ गया, रिवर से फिर से इवेपोरेट हुआ। ये सर्कल इसी तरह चलता जाता है। ओके, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में क्या था, टॉपिक हमारा फूड था, जिसमें हमने देखा सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड क्लीनिंग ऑफ फूड। ओके, इसके अलावा हमने देखा कि एक बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स, और इसके अलावा क्या होना चाहिए, फाइबर्स एंड वाटर। अब बात करें तो ये कंपोनेंट्स क्या हैं, एक बैलेंस्ड अमाउंट में होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। क्यों, क्योंकि जैसे अगर मान लो आप फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हो तो उससे क्या हो सकता है, आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और वैसे ही अगर क्या करते हो आप, प्रोटीन बहुत कम मात्रा में लेते हो तो आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ठीक है, आप अगर विटामिन एंड प्रोटीन टोटली ही बंद कर दिया अपने डाइट में तो आपकी जो ग्रोथ है वो टोटली ही स्टॉप हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ना बहुत कम मात्रा में कोई चीज़ लेनी है ना बहुत ज़्यादा में। ये कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, एक बैलेंस प्रोपोर्शन में होने चाहिए, जिससे क्या हो सके, आपकी बॉडी की अच्छे से ग्रोथ हो सके। ठीक है, या घर पे आप बच्चे हैं उनको भी कैसी डाइट देनी है जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हों, कि उनका क्या हो सके, अच्छे से उनकी बॉडी का विकास हो सके, उनके माइंड का विकास हो सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा फूड का टॉपिक क्या है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।